You have to make a strong basis, strong basic understanding. स्ट्रॉन्ग बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपको डेवलप करनी होती है किसी भी चीज को पढ़ने से पहले। बिफोर स्टडी आपको एक माइंड मैप तैयार कर लेना होता है। माइंड मैप कि यार क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, और शॉर्ट स्टोरी। देखिए इतिहास बहुत बड़ा है, आपको शॉर्ट स्टोरी पता होनी चाहिए। ठीक है, ऊपर से एक बार एक ब्लूप्रिंट तैयार कर लो, ऊपर से आप देख लो कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या स्टोरी है। ठीक है, उसके बाद आप कोई भी सोर्स रेफर कर रहे हो, है ना, आप चाहे विपिन चंद्र पढ़ रहे हो, स्पेक्ट्रम पढ़ रहे हो या एनसीईआरटी पढ़ रहे हो, आपके दिमाग में जो है चीजें क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अब ये माइंड मैप कैसे तैयार होगा? माइंड मैप तैयार होगा इस लेक्चर को आप जब आप इस लेक्चर को देखेंगे। मेरे लेक्चर को देखने का फायदा यह है कि आपका टाइम सेव होगा, अननेसेसरी टाइम बर्बाद नहीं होगा। जैसे कि बहुत सारे यूट्यूब में वीडियोस हैं, वो लोग बस पढ़ाने के अलावा और बहुत सारी बातें करते हैं, फिर बोलते हैं चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वो मैं नहीं करता। मैं आप पढ़ने आए हैं, मैं पढ़ाने आया हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कि आपका अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना हो। ठीक है, आप किसी भी सोर्स से पढ़ सकते हैं, बट आपको ये लेक्चर पहले देख लेना है, उसके बाद आप किसी भी सोर्स से आप पढ़ाई कीजिए। ठीक है, यदि पॉसिबल हो आपके लिए तो चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन और एमसीक्यू पढ़िए। कुछ ऐसे भी मार्केट में बुक आती है जो चैप्टर वाइज एमसीक्यू और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन प्रोवाइड कराती हैं। उन बुक्स के बारे में आप सर्च कीजिए और वहां से आप अपने स्टडी को सप्लीमेंट कीजिए। दोस्तों, आज के मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री के लेक्चर में हम अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। दिस इज न्यू चैप्टर, इंडिया के टाइम ऑफ ब्रिटिश विक्ट्री। जिस समय ब्रिटिश भारत में आए और उन्होंने उनकी विजय हुई, उस समय भारत की स्थिति क्या थी वो देखेंगे। न्यू चैप्टर है। देखिए 15वीं शताब्दी के अंत में यूरोप में एक क्वेस्ट शुरू हो गया कि किस प्रकार से इंडिया आया जाए और किस प्रकार से इंडिया में व्यापार किया जाए। इस क्रम में बहुत सारे यूरोपीय जो थे वो इंडिया आए। सबसे पहले पोर्तुगीज आए, फिर डच, फिर इंग्लिश, फिर फ्रेंच, डेन्स, ये सब आए। इन सब में ब्रिटिश जो थे सुपीरियर थे। इन्होंने सबको हराया बारी बारी से और अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की। कैसे अपनी सुप्रीमेसी स्टैब्लिश की, ये हम लास्ट लेक्चर में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं कि जिस समय ब्रिटिश इंडिया में आए उस समय भारत की क्या स्थिति थी। इसी क्रम में हम देखेंगे, हम क्या पढ़ने वाले इस चैप्टर में, हम देखेंगे कि उसमें सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन कैसा था। ठीक है, समाज का स्ट्रेटिफिकेशन कैसा, समाज किन वर्गों में बटा हुआ था, कौन कौन सी सामाजिक प्रथा थी उस समय एजुकेशन का लेवल कैसा था, है ना, शिक्षा की कौन कौन सी प्रणालियां प्रचलित थी, क्या उस समय स्कूल थे या फिर बोला जाए गुरु शिष्य परंपरा था, किस प्रकार का था, एग्रीकल्चर में कैसी स्थिति थी, आर्ट एंड कल्चर उस समय किस तरह से डेवलप हुआ था, ये हम देखेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि हम जिस समय ब्रिटिश आए उस समय मुगल जो थे वो अपने डिक्लाइनिंग स्टेज पर थे। मुगलों ने 3 शताब्दी तक शासन किया, उसके बाद वो धीरे धीरे बर्बादी की कगार पर आ गए। मतलब एक प्रकार से उनका अंत होने वाला था। मुगलों का अंत क्यों होने वाला था, उसके पीछे मेन कारण था औरंगजेब और उसकी नीति। औरंगजेब वहां एक शासक हुआ करता था। 1658 से लेकर 1707 तक इसने शासन किया। उस समय उसके शासनकाल में ऐसी पॉलिसीज उसने अप्लाई, ऐसी मतलब रिलीजियस पॉलिसीज उसने फॉलो की, जिससे क्या था, ये अपने आप को सुप्रीम बनाना चाहता था। सुप्रीम जो इस्लाम रिलीजन है, इस्लाम रिलीजन है, वो इसे सुप्रीम बनाना चाहता था। इसलिए वो ना जो अदर रिलीजन है उसकी वो अनदेखी करता था, उसको वो इंफीरियर मानता था और बहुत सारे प्रोसिक्यूशन हुए, बहुत सारे उसने हत्याएं कराई। ठीक है, इसलिए औरंगजेब के रीजन में धीरे धीरे देखने को मिलता है मुगलों का डिक्लाइन। इसके बाद जब औरंगजेब की मृत्यु हुई तो उनके बच्चों के बीच में वॉर ऑफ सक्सेशन शुरू हो गया। वॉर ऑफ सक्सेशन मतलब होता है उत्तराधिकार के युद्ध। ये डिसाइड कर पाना बहुत मुश्किल था कि कौन राजगद्दी पर बैठेगा औरंगजेब के बाद। ठीक है, क्योंकि देखो एक जो रूल था, लॉ ऑफ सक्सेशन, वो अपसेंट था, कहीं ना कहीं इसकी अनुपस्थिति थी। एक क्लियर रूल डिफाइन नहीं था कि कौन औरंगजेब के बाद उस गद्दी का शासक बनेगा। मोहम्मद शाह के रीजन में क्या हुआ कि रीजनल एस्पिरेशन शुरू हो गया। रीजनल एस्पिरेशन मतलब क्या हुआ कि जो भी जैसे छोटे छोटे रजवाड़े थे वो अपनी स्वतंत्रता स्टैब्लिश कर रहे थे। हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब, यह के जो लोकल चीफ थे ये निरंतर मुगलों से मुकाबला कर रहे थे।
और इसी क्रम में क्या हुआ, मुगलों की शक्ति जो है धीरे धीरे कमजोर हो गई। जो लोकल चीफ थे वो अपने इंडिपेंडेंस चाहते थे, वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि इनके रीजन में, ये जो रीजन है हैदराबाद, बंगाल, अवध और पंजाब, इसके रीजन में मुगलों का कोई कंट्रोल हो, वो नहीं चाहते थे। वो अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित करना चाहते थे मुगलों से अलग हटके। इसके बाद राइज ऑफ मराठा का जब उदय हुआ, तब करारा झटका देखने को मिलता है ब्रिटिश को, क्योंकि मराठा और मुगल का कभी पटता नहीं था। अदर चैलेंजेस में हम देखेंगे एक्सटर्नल चैलेंज, इंटरनल चैलेंजेस और जागीरदारी क्राइसिस के बारे में भी हम बात करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल क्राइसिस में हम ये देखेंगे कि बाहरी आक्रमणकारी जैसे नादिर शाह था, अहमद शाह अब्दाली आया था, ये लोग भारत को लूटने आते थे, और उस समय भारत में मुगलों का शासन था। तो ये जो नादिर शाह थे और अहमद शाह अब्दाली थे, ये मुगल शासक से निरंतर इनकी झड़प होते रहती थी, लड़ाई झगड़े होते रहते थे, जिसकी वजह से मुगलों की शक्ति कमजोर होती गई। और इंटरनल रीजन ये था कि औरंगजेब के बाद के जितने भी शासक थे वो दुर्बल शासक थे, वो इतने बड़े एम्पायर को संभाल पाना उनके लिए मुश्किल नहीं था, इसलिए हमें मुगलों का डिक्लाइन देखने को मिलता है। अब चलते हैं आगे। देखिए 17वीं शताब्दी में मुगलों के साम्राज्य के टूट के बिखर जाने के पीछे बहुत सारी चीजें थी, जो बहुत सारे फैक्टर्स जो जिम्मेदार थी इनके टूट के बिखरने के लिए। इनके खुद की कुछ पॉलिसीज ऐसी थी जिसकी वजह से हिंदू जो राजा थे वो मुगलों से चिढ़ने लगे, जैसे कि मराठा जो थे वो भी मुगलों के विरोध में खड़े हो गए, जैसे कि जजिया सिस्टम एक पिलग्रिमेज टैक्स था जो कि अन्य रिलीजन के लोगों पर लगाया जाता था जब वे धार्मिक यात्रा पर करते थे। तो इस प्रकार से रिसेंटमेंट उत्पन्न हो गया अन्य धर्मों के बीच लोगों में। ठीक है, इसके अलावा जो बहुत सारे फिर बैटल्स हुए मुगलों के अलग अलग, जैसे कि फॉरेन इन्वेजन भी हुए। ठीक है, तो हम जो भी रीजन है उनको हम दो उसमें बांट सकते हैं, दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, एक्सटर्नल रीजन और इंटरनल रीजन। इंटरनल रीजन तो देखो जितने भी ये जो नाम लिखे हुए हैं ये वहाँ के एम्पेरर हुए, सम्राट हुए, ये कुछ इंपॉर्टेंट सम्राट के नाम है, लेकिन जो सब जो थे ये योग्य शासक नहीं थे। सबसे लास्ट योग्य शासक कौन था? औरंगजेब। उसके बाद जो भी उसके उत्तराधिकारी हुए वो शासन करने के योग्य नहीं थे। इसमें सबसे पहले नाम आता है बहादुर शाह का। इसे शाह बेखबर के नाम से जाना जाता है। शाह बेखबर इसलिए क्योंकि उसके साम्राज्य में जो कुछ हो रहा था वो उससे बिल्कुल बेखबर रहता था। उससे कोई मतलब नहीं था कि कौन उसके साम्राज्य में आके लूटपाट कर रहा है, कौन अपनी गलत तरीके से ट्रेडिंग एक्टिविटी कर रहा है। बस वो अपनी लग्जरियस लाइफ जीना चाहता था। ठीक है, बस ये एक प्रकार बोल दो आप, वो नाम का सम्राट था। ये जो बहादुर शाह था ये औरंगजेब का सबसे बड़ा बेटा था, जो कि 63 साल की उम्र में सम्राट बना। अब जो अभी 63 साल की उम्र में सम्राट बन रहा है वो क्या ही शासन करेगा। अब बात करते हैं जहांगीर शाह की। जहांगीर शाह जो था उसने इजारा प्रथा को लागू किया और जजिया को हटा दिया। जजिया जो पिलग्रिमेज टैक्स था उसे हटा दिया गया, इजारा सिस्टम लागू किया गया। इजारा सिस्टम एक टैक्स रेवेन्यू सिस्टम होता है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम होता है, टैक्स कलेक्शन सिस्टम, ताकि राज्य के रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, राज्य की रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके, रेवेन्यू को बढ़ाया जा सके। फर्रुखसियर की बात करते हैं। फर्रुखसियर एक ऐसा सम्राट था जिसने तो इसकी क्या ही बात करें यार, इसने पूरा बर्बादी करके रख दिया। इसने फरमान जारी किया था, ट्रेड लाइसेंस जारी किया था अंग्रेजों को, कि इसी ट्रेड लाइसेंस के भरोसे बहुत सारे क्षेत्रों पे अंग्रेजों ने अपनी फैक्ट्री स्टैब्लिश की थी। और इस ट्रेड जो फरमान था इसे मैग्ना कार्टा बोला जाता है, मैग्ना कार्टा फॉर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। ये बहुत इंपॉर्टेंट फरमान था। इसका इसने जजिया और धर्म कर को समाप्त कर दिया। ये एक पहला शासक था जो कि नोबल्स के द्वारा मारा गया। फिर बात करते हैं मोहम्मद शाह की। मोहम्मद शाह को रंगीला इसलिए कहा जाता था क्योंकि इसकी लग्जरियस लाइफ थी, लग्जरियस लाइफ जीता था ये, इसलिए रंगीला कहा जाता था। मोहम्मद शाह के समय में जो थे क्षेत्रीय राज्य उत्पन्न हो गए थे, रीजनल एस्पिरेशंस पैदा हो गए थे। छोटे छोटे जो देश जो था ऑलरेडी बहुत छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड हो चुका था, लेकिन उस पर एक इंपॉर्टेंट स्टेट उभर के आया था, हैदराबाद। ठीक है, उसके बाद जो मराठा का इन्वेजन था उस समय हुआ, जिसमें बाजीराव ने इसके राज्य में आक्रमण किया। बाजीराव का इन्वेजन हो गया। ठीक है, बाजीराव के इन्वेजन के चलते इनको तगड़ी हार का सामना करना पड़ा। फिर बैटल ऑफ करनाल में मुगलों की हार हुई। बैटल ऑफ करनाल लड़ा गया था 1739 में। आलमगीर टू की बात करें, आलमगीर टू के समय इंपॉर्टेंट जो सिग्निफिकेंट इवेंट हुआ था वो था बैटल ऑफ प्लासी 1757 में। ठीक है, शाह आलम टू के समय थर्ड बैटल ऑफ पानीपत लड़ा गया।
और बैटल ऑफ बक्सर ने तो बिल्कुल अंग्रेजों की नींव बहुत मजबूत कर दी इंडिया में। ठीक है, उनको दीवानी राइट्स प्राप्त हो गए थे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में। इसके अलावा कुछ एक्सटर्नल रीजंस थे मुगलों के टूट के बिखर जाने की, वो थे इन्वेजन, आक्रमण, बाह्य आक्रमण। बाह्य आक्रमण में कौन कौन आए? सबसे पहले तो आया नादिर शाह, 1730 से 39 के बीच में आया। ये पर्सिया से आया था। ठीक है, इसके समय में बैटल ऑफ करनाल हुआ था। इस बैटल ऑफ करनाल में मुगलों की बहुत हार हुई थी। इसने क्या किया कि जो इंडस वाले एरिया थे, इंडस वाले एरिया की वेस्ट तक इसने अपनी शक्ति स्थापित की और पूरे वेस्ट के एरिया में इसने अपना कब्जा जमा लिया। मतलब जो भी एरिया आता है इंडस रिवर के वेस्ट में, ये इंडस रिवर है, इसके वेस्ट में जो भी एरिया आ रहा था, ये हिंदू कुश पर्वत के आसपास का एरिया, इस पूरे एरिया पे उसने अपना कब्जा जमा लिया। ठीक है, ठीक, इसने लाहौर और मोहम्मद शाह जो उस समय एम्पेयर हुआ करता था उसको कैप्चर कर लिया। उसने पकड़ के उसने बंदी बना लिया और लाहौर को भी कैप्चर कर लिया। नादिर शाह ने जो मयूर सिंहासन था वो भी लूट कर ले गया और कोहिनूर का हीरा भी लूट कर वो पर्शिया ले गया अपने साथ। अहमद शाह अब्दाली की बात करते हैं, वो नादिर शाह का सक्सेसर था, है ना। ये 1748 से लेके 1748 से लेके 1764 तक आया। एक बार नहीं, बार बार आया, बार बार उसने आक्रमण किया भारत पे। इसके समय में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत हुआ 1761 में। ये जो बैटल हुआ ये मराठा और ये अहमद शाह अब्दाली के फोर्स के बीच हुआ, जिसमें मराठों की हार हुई। इस सब इन्वेजन के चलते और इंटरनल राइवलरीज के चलते, वॉर ऑफ सक्सेशन के चलते, ये सब रीजन थे जिसकी वजह से मुगल्स की शक्ति भारत में कमजोर हो गई। ठीक है, और सबसे अंतिम जो शासक हुआ, अंतिम ये था बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। इसी के समय में 1857 में प्रथम स्वाधीनता संग्राम की लड़ाई हुई। ठीक है, 1857 की क्रांति बोलते हैं इसको, क्रांति। ये बहादुर शाह जफर के समय में हुई, ये याद रखिएगा। देखिए, मिडिवल पीरियड में दो इंपॉर्टेंट क्लास थे जो सम्राट के साथ शक्ति का साझा करते थे। एक जो वर्ग था वो था जमींदार वर्ग, दूसरा जो था वो नोबल्स। ठीक है, जमींदार मतलब ये ऑनर हुआ करते थे लैंड की। ठीक है, और इनकी ऑनरशिप थी हेरिडेटरी मतलब ये था कि सर्टेन प्रिविलेज एंजॉय करते थे, प्रिविलेज। और जो प्रिविलेज थी वो हेरिडेटरी नेचर थी। मतलब मान लो ये एक इंसान है, ये जमींदार है, ठीक है, इसके पास कुछ लैंड्स हैं, मान लो इसके पास 2 लैंड्स के टुकड़े हैं। अब ये मान लो मर गया, तो अब इसका जो संतान था वो इस लैंड का ऑनर माना जाता। ठीक है, तो ये हो जाता है हेरिडेटरी, वंशानुगत। मतलब ऑटोमेटिक ये मर गया तो उसके बेटे को लैंड ट्रांसफर हो जाता था। दिस कॉल्ड हेरिडेटरी ऑनर। इन्हें रईस, राजा, ठाकुर, खुद या देशमुख के नाम से जाना जाता था। ठीक है, ये हेल्प करते थे टैक्स कलेक्शन में और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में। ठीक है, टैक्स कलेक्शन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन में सरकार की ये हेल्प करते थे उस समय। और इस काम के लिए वो मेंटेन करते थे सोल्जर्स। धीरे धीरे इनकी शक्ति धीरे धीरे बढ़ने लगी। अब जब इनकी शक्ति बढ़ने लगी तो इंपेरर को आया गुस्सा। जो भी सम्राट था वो देख रहा था कि इनकी तो शक्ति दिनों दिन बढ़ते जा रही है, ये हमसे भी ज्यादा ताकतवर होते जा रहे हैं। इसलिए उन्होंने क्या किया कि उनको दबाना चाहा। चूंकि ये जो थे हेरिडेटरी ऑनर्स थे और डायरेक्ट किसानों से टैक्स वसूला करते थे और आगे इंपेरर को पहुंचाते थे और बीच में बहुत ज्यादा मुनाफा कमाते थे। रोक लिया जाता था टैक्स को, चोरी कर लिया जाता था इनका टैक्स को। तो जो सम्राट तक जो है पूरे देश के एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए पर्याप्त राजस्व नहीं पहुंच पाता था। इसलिए मुगलों ने उन्हें दबाना चाहा और किसानों से डायरेक्ट संबंध बनाना चाहा। इसी डायरेक्ट संबंध बनाने की कश्मकश में रीजनलिज्म चालू हो गया। मतलब क्षेत्रीय स्वायत्तता की आकांक्षा पैदा हो गई। सब अपना अपने जो जमींदार थे वो अपने रीजनल एस्पिरेशन के लिए खड़े हो गए, अपना क्षेत्रीय स्वायत्तता चाहते थे। इसी क्रम में हैदराबाद, पंजाब, ठीक है, हैदराबाद, पंजाब, बंगाल, इस तरह के जो स्वतंत्र रीजन थे ये उभर के आए। क्यों? मुगलों और जमींदारों के बीच संघर्ष चालू हो गया। दूसरा थे इंपॉर्टेंट वर्ग थे, कुलीन वर्ग थे, वो थे नॉबल्स।
नोबल्स सम्राट के खास आदमी हुआ करते थे, खास आदमी थे, इसलिए इनके दिलो दिमाग में भी सम्राट बनने की तीव्र इच्छा थी। अब ये क्या करते थे, नोबल्स और जमींदार मिलकर के षड्यंत्र रचते थे एम्पेरर के अगेंस्ट, जो भी सम्राट था उसके अगेंस्ट षड्यंत्र रचते थे, जिसमें जमींदार नोबल्स को कहता था कि मैं आपको एम्पेरर बनाऊंगा, मैं आपको सम्राट बनाऊंगा, बदले में आप मुझे और ज्यादा लैंड ग्रांट कीजिए ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा टैक्स वसूल के प्रॉफिट कमा सकूं। ठीक है, तो नोबल्स और जमींदार की सांठगांठ थी, जिसके वजह से एम्पेरर को मार दिया जाता था। सम्राट की कमजोरी का ये फायदा उठाते थे और इंडिपेंडेंट किंगडम का निर्माण करना चाहते थे। तो ये जो नोबल्स थे ये आगे चल के चीफ बन गए हैं, CHIEF, चीफ। जो नए नए रीजन डेवलप हो रहे थे, जैसे रीजनल ये जो राज्य उत्पन्न होते, हैदराबाद राज्य, पंजाब राज्य, बंगाल राज्य, यहाँ के ये चीफ बन गए कौन, नोबल्स, विद हेल्प ऑफ जमींदार्स।